अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका टॉपिक है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेज नंबर 78। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, टू डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, इसमें होता क्या है, द टू डिफरेंट पेरेंट्स प्रोड्यूस gametes. When these gametes unite with each other, they give rise to a new individual. ठीक है, which is genetically dissimilar with the parents. ठीक है, these are the signs, biological signs for the gender, the female and the male. ठीक है, the female parent will produce the egg cells, male parent will produce the sperm cells. ठीक है, these two are the gametes. ठीक है, when these unite, when these combine, when these two fuse together, they produce a single cell. ठीक है, that cell will give rise to an individual. ठीक है, जो के इस स्पीशी की नेक्स्ट जनरेशन होगी. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विद द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इस टॉपिक में हम सबसे पहले अभी हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन देख रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ प्लांट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरली प्लांट्स की क्या डिवीजन है. द किंगडम प्लांटी जो है उसकी मेजर क्या डिवीजन्स हैं. तो किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू मेजर थ्री ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स. द मोस्ट प्रिमिटिव या सबसे ज़्यादा ओल्ड टाइप ऑफ प्लांट आप कह सकते हो, जो कि सबसे लेस डेवलप्ड हैं, उन्हें हम मॉसेस कहते हैं. सेकेंड ग्रुप इज़ द ग्रुप ऑफ फर्न्स विच इज़ स्लाइटली डेवलप्ड देन मॉसेस, लेकिन अभी भी स्टिल इट इज़ नॉट मॉडर्न. ठीक है, लेकिन जो वेल डेवलप्ड हायर क्लास ऑफ द प्लांट्स है उन्हें हम सीड प्रोड्यूसिंग या सीड प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीशी हमें सीड प्लांट्स की ही देखने को मिलती है. ठीक है, उसके बाद फर्न्स एंड मॉसेस आर द लोअर टाइप ऑफ प्लांट्स, प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स. ठीक है, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, वेल अडेप्टेड इन द एनवायरनमेंट. ठीक, सही. अब सीड प्लांट्स में भी टू डिविजन्स हैं. सीड्स भी दो तरह के होते हैं. नेकेड सीड्स, a seed without a seed coat. ठीक है, without a seed covering, and the covered seeds. ठीक है, तो हम इनको भी जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, the plants having naked seeds, uncovered seeds are called the gymnosperms. ठीक है, और सेकेंड ग्रुप जो कि जिनमें सीड्स आर कवर्ड विद द सीड कोट, उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स मींस कवर्ड सीड्स, या फिर जनरली अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जहाँ भी टर्म मेंशन की गई होगी तो आपने उससे क्या आपके माइंड में आना चाहिए, द एंजियोस्पर्म्स, द कवर्ड सीडेड प्लांट्स. ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं. ठीक, अब अगर हम देखें तो प्लांट्स का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है. जो मॉसेस और फर्न्स हैं, दे डायरेक्टली प्रोड्यूस द गेमीट्स. ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली, ये कोई सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, और मॉसेस एंड फर्न्स प्रोड्यूस गेमीट्स outside their body, and these gametes swim in the water and unite with each other. वहाँ पे फ्यूजन होगी. ठीक है, और फिर क्या होगा, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो मॉसेस एंड फर्न्स दे नीड
water for fusion of gametes. This fusion of gametes is actually the fertilization. ठीक है, सही. क्यों हम मॉसेस और फर्न्स को प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स या लेस डेवलप्ड प्लांट्स कहते हैं? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. ठीक है, दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. ठीक है, they can't reproduce without water. ठीक है, they need plenty of water. और ये हमेशा वाटर के करीब, जैसे कि स्ट्रीम्स के, पॉन्ड्स के करीब कहीं पे ग्रो करते हैं. ठीक है, ड्राई लैंड में नहीं ग्रो कर सकते. ठीक, सही. ऑन द अदर हैंड जो सीड प्लांट्स हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, they reproduce with the by producing seeds. ठीक है, फर्स्ट द प्लांट बॉडी विल प्रोड्यूस द सीड, और सीड जो है वो ड्राई हार्श कंडीशन को बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है, अगर वाटर शॉर्टेज है तो सीड जो है वो उस टाइम पे जर्मिनेट नहीं करेगा, वो उस कंडीशन को सरवाइव कर सकेगा. बिकॉज सीड के पास, सीड इज द प्रोटेक्टिव, सीड हैज़ टू मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स. ठीक है, सही. बहुत सारे इसके पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोर्ड फूड होता है. ठीक, सही. अगर हम एक और पर्सपेक्टिव से देखें रिप्रोडक्टिव लाइफ को प्लांट्स की, तो प्लांट्स जनरली, प्लांट्स शो द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जो होल लाइफ साइकिल है प्लांट की, जो फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ, फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर रिप्रोडक्शन, वहाँ तक की जो उनकी होल लाइफ साइकिल है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की प्लांट बॉडीज जनरेट होंगी. ठीक है, एक ही प्लांट होगा, वो 2 डिफरेंट टाइप की प्लांट बॉडीज जनरेट कर सकता है. ठीक, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं. इफ द जैसे कि आपने 9th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा, तो जिस सेल के अंदर डबल क्रोमोसोम्स डबल पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, उससे उस सेल को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस टाइप के सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं. ठीक है, आ सेल विथ 2 कॉपीज ऑफ द जीनोम. ठीक है, 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक, और वो सेल जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ सेट प्रेजेंट हो. ठीक है, हर जो होमोलोगस, जैसे अगर ये क्रोमोसोम ए है, सही, क्रोमोसोम ए है, तो इसी का होमोलोगस पेयर इसके साथ होगा. ये क्रोमोसोम ए विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस पेयर इन डिप्लॉइड कंडीशन. लेकिन हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा? हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम ए का जस्ट एक ही पार्टनर होगा. ठीक है, सेकेंड पार्टनर एब्सेंट होगा. ठीक, सारे क्रोमोसोम्स में ऐसे ही होगा. होमोलोगस पेयर का जस्ट एक पार्ट प्रेजेंट है, एक नहीं है. ठीक है, हाफ सेट प्रेजेंट है, क्रोमोसोम का हाफ नहीं है. ऐसे सेल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें हम हैप्लॉइड कहते हैं. ठीक है, और प्लांट बॉडी जो 2n टाइप सेल्स से बनी होगी, दैट विल बी कॉल्ड द डिप्लॉइड प्लांट बॉडी. एंड जो प्लांट बॉडी n टाइप सेल्स से बनी होगी, हैप्लॉइड सेल्स से बनी हुई होगी, उसको हम हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहेंगे. ठीक है, तो प्लांट्स में डिप्लॉइड प्लांट will produce haploid plant, then haploid plant will again produce diploid plant. ठीक है, तो इनका लाइफ साइकिल इन्हीं 2 स्टेजेस के दरमियान घूमता रहता है. ठीक है, ये जो ऑल्टरनेशन हो रही है, एक डिप्लॉइड जनरेशन एक हैप्लॉइड जनरेशन के बाद रिप्रोड्यूस होती है, फिर एक हैप्लॉइड जनरेशन एक डिप्लॉइड जनरेशन के बाद रिप्रोड्यूस होती है. ठीक है, डिप्लॉइड विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड विल प्रोड्यूस diploid. ठीक है, then that diploid will reproduce a haploid offspring, haploid offspring again will reproduce a diploid offspring, और ये इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, जो पेरेंट होगा, फर्स्ट पेरेंट, सपोज हम फर्स्ट पेरेंट ले लेते हैं डिप्लॉइड को. ठीक है, that diploid plant will produce haploid offspring. ठीक है, जो कि इससे डिफरेंट है. सही, अब ये जो इसकी ऑफस्प्रिंग है, जब ये मेच्योर होगी तो ये एक डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, अब डिप्लॉइड इस लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड कैसे अपीयर हो रहा है? एक हैप्लॉइड के बाद एक डिप्लॉइड. ठीक है, देन अगेन हैप्लॉइड के बाद एक डिप्लॉइड. ठीक, दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. डिप्लॉइड जनरेशन इज ऑल्टरनेटिंग
between the haploid generation. ठीक है, सही, ठीक है। ये टर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अभी हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में इसको हम देखते हैं। द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ऐसी प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉयड सेल्स से मिलके बनी हुई हो, जिसके सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड इन नेचर हों, उस प्लांट को हम स्पोरोफाइट प्लांट या स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, सपोज ये एक प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट। ठीक, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द स्पोर्स। Meiotically it will produce haploid spores। ठीक है, 2n means diploid, n means haploid। ठीक है, और हमें पता है कि एक डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल कब प्रोड्यूस होता है, जब डिवीजन इज मेयोसिस। ठीक है, ओनली। ठीक, अ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी विल प्रोड्यूस इट्स हैप्लॉयड स्पोर्स। स्पोर्स मीन्स वो सेल्स जिनसे न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी विल प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स थ्रू मेयोसिस। दोज हैप्लॉयड स्पोर्स, जाहिर सी बात है स्पोर्स ने क्या प्रोड्यूस करना है, न्यू जनरेशन, न्यू प्लांट बॉडी। और वो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, कुछ स्पोर्स तो मेल गेमेटोफाइट प्लांट जनरेट करेंगे, विच विल ऑल्सो वो जो स्पोर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल टू डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, द मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स। ठीक है, तो मेल स्पोर्स डायरेक्टली मेल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेन प्लांट बॉडी को डेवलप कर देंगे। ठीक है, वो एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट होगा। ठीक है, वो एक नेक्स्ट जनरेशन होगी, लेकिन वो हैप्लॉइड होगा क्योंकि वो हैप्लॉइड सेल से ही बना था। सही, लेकिन जो दूसरे टाइप के स्पोर्स होंगे, दे विल डेवलप अ फीमेल प्लांट बॉडी, लेकिन गेमेटोफिटिक प्लांट। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट, ये भी कंप्लीटली मेच्योर इंडिविजुअल प्लांट होगा जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये भी हैप्लॉइड इन नेचर है क्योंकि ये जस्ट स्पोर्स से बना है। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स से बना है। अब लेटर ऑन, जैसे कि इसका नेम था स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग, इसने क्या प्रोड्यूस किया, स्पोर। ठीक है, इसका क्या नाम है, गेमेटोफाइट, इट विल प्रोड्यूस गेमीट्स। ठीक है, बिकॉज इट इज अ मेल गेमेटोफाइट, इट विल प्रोड्यूस द मेल गेमीट्स। लेकिन क्योंकि सेल्स आर हैप्लॉइड ऑलरेडी, तो हैप्लॉइड से हाफ नंबर ऑफ सेल नहीं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो सकता। ठीक है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो सकता है, हैप्लॉइड से मजीद रिडक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट प्लांट विल प्रोड्यूस मेनी नंबर ऑफ मेल गेमीट्स बाय माइटोसिस, ये याद रखना है आपने। ठीक है, और दिस फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी विल ऑल्सो प्रोड्यूस mitotically the female gametes। ठीक है, क्योंकि प्लांट बॉडी एन इन नेचर थी, हैप्लॉइड इन नेचर थी, तो उनकी गेमीट्स भी, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होता, तो जो एन सेल था वो माइटोसिस के बाद भी एन सेल रहेगा। ठीक है, लेकिन अपने याद रखना है जो भी सेल था अगर वो मियोसिस करता है तो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने हाफ करना होगा हर हाल में। ठीक है, ठीक, अब ये दोनों मेल एंड फीमेल गेमीट्स विल फ्यूज और विल कंबाइन विद ईच अदर, यानी फर्टिलाइजेशन होगी, और हम क्या करेंगे, n प्लस n दोनों, ये असल में ये दो इंडिविजुअल सेल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक ही सेल बन जाता है। ठीक है, इनके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ
होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो R2N डिप्लॉयड जाइगोट सेल बनेगा, ठीक है। द फर्स्ट सेल ऑफ एनी इंडिविजुअल इज द जाइगोट, ठीक। वो जब ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तो वो एक मेच्योर प्लांट बॉडी बनेगी, वो दैट मेच्योर प्लांट इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अ स्पोरोफाइट प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द गेमेटोफाइट प्लांट्स, ठीक है। देन गेमेटोफाइट प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग अगेन द स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट इज ऑल्टरनेटेड विद गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट इज ऑल्टरनेटेड विद स्पोरोफाइट, ठीक है। गेमेटोफाइट डायरेक्टली गेमेटोफाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पहले वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, दैट स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट गेमेटोफाइट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक। अब इसमें एक और चीज मेंशन करना जरूरी है, दिस जेनरेशन जाइगोट से लेके जब तक स्पोरोफाइट्स के स्पोर्स नहीं बन जाते, स्पोर्स से पहले, दिस पार्ट इज द डिप्लॉयड जेनरेशन, ठीक है। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट और उसके स्पोर्स और ये गेमीट्स, दे ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। ये हो गई ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखें बिटवीन द स्पोरोफाइट प्लांट, क्योंकि हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये डिफरेंस तो हमने देख लिया, और भी कुछ डिफरेंस होता है इनमें स्पोरोफाइट प्लांट और गेमेटोफाइट प्लांट में। ये दोनों इंडिविजुअल प्लांट बॉडीज हैं, लेकिन स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेंट। डोमिनेंट का क्या मतलब है, यानी ज्यादातर ये देखने को मिले वो ना देखने को मिले, बिल्कुल ऐसे। डोमिनेंट का यही मतलब है, ठीक है, जो दूसरे को हाइड कर दे, ठीक, जो खुद अपीयर हो, ठीक है, सही। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट लाइफ जो है वो कैसे गुजरती है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है। क्यों, व्हाई द स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेंट, बिकॉज स्पोरोफाइट प्लांट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसको उस गेमेटोफाइट से कुछ गर्ज नहीं होती, ठीक है। स्पोरोफाइट अपने फूड के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी पूरी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्लांट है, ठीक। इसके अलावा इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, इट इज अ लार्जर, जैसे कि ट्रीज होते हैं, ठीक है, सही। और एक चीज तो हमने देख ही ली, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मेयोसिस, ठीक है। ये डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक। और गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या है, इट इज लेस प्रोमिनेंट आप कह सकते हो, ठीक। यानी जब एक प्लांट है, जैसे एक स्पीशी है, तो उस स्पीशी में हमें अगर हमें उसकी 80% उसकी लाइफ में या 90% उसकी लाइफ में स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसमें से 10% जो टाइम पीरियड होगा वो हमें गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गेमेटोफाइट का लाइफ साइकिल भी बहुत स्मॉल होता है, इट इज लेस प्रोमिनेंट, लेस डोमिनेंट, ठीक है। और होता क्या है, ये है भी क्यों, क्योंकि गेमेटोफाइट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ प्लांट, लेस डेवलप्ड, और इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी फॉर इट्स सपोर्ट, फॉर इट्स फूड, ठीक है। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जैसे कि बता दिया कि स्मॉलर इन साइज, ठीक। इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, उसके अलावा इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स बाय माइटोसिस, ठीक है, सही। ये सारे पॉइंट्स आपने इन दोनों के कंपैरिजन में लिखने होंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो
प्लांट बॉडी को हम जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू टाइप के ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं, द वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, और वो प्लांट बॉडी भी असल में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, ठीक है। एक मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर फ्लावर्स निकलेंगे, वो फ्लावर्स जो फ्लावर्स हैं वो असल में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यू आ जाया करता है पेपर में कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी इज, 3-4 ऑप्शंस दिए होंगे तो उनमें से आपने फ्लावर को पिक करना है, ठीक है। सही, तो अभी हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक। इसी टॉपिक में द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ही स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्क्राइब हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर है क्या। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो फ्लावर भी असल में एक शूट है, ठीक। हमें वो डिफरेंट ऑर्गन लगता है, लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक। वो जो उसमें एक ऑर्डिनरी स्टेम है, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, हमने अभी से प्रीवियस टॉपिक्स में देखा है कि जो एक स्टेम होती है उसमें कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। और उन रीजन में क्या होते हैं, टाइनी बर्ड्स होते हैं जो कि लेटर ऑन जैसे कि उन्होंने लीफ जनरेट करना है, ठीक, या फिर उन्होंने न्यू ब्रांच जनरेट करनी है, ठीक है। तो एक स्टेम में वो जो एक शूट है, शूट हैज़ डिफरेंट ग्रोइंग रीजन्स जहाँ पे बर्ड्स होंगे, दैट दोज रीजन्स आर कॉल्ड द नोड्स, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन हम फ्लावर को कैसे हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं, फ्लावर इज एक्चुअली अ कंप्रेस्ड शूट, ठीक है। ये अगर इतनी लंबी इसकी हाइट है, ठीक, और मैं इसको इस तरह से कंप्रेस कर दूं, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे करके स्मॉल कर दूं, ठीक है, यानी इसके ये सारे, ये जो एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान का डिस्टेंस है ये बहुत लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये शूट इस तरह से हो जाएगी कुछ, ये अगर नोड नंबर 1 था, ये 2 और ये नोड नंबर 3, तो क्या होगा, ये वाला नोड यहाँ पर, सेकंड नोड यहाँ, थर्ड नोड यहाँ, फोर्थ नोड यहाँ, ये नोड्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्लावर इज एक्चुअली अ कंप्रेस्ड शूट, ठीक है, which actually has very closely placed nodes, ठीक है। each node has different बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड, ठीक है। एक नोड के अंदर ग्रुप ऑफ बर्ड है, देन नेक्स्ट नोड में ग्रुप ऑफ बर्ड है, और वो जो बर्ड्स हैं वो टाइनी स्ट्रक्चर्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब फ्लावर्स में इस तरह के ग्रीन लीव्स तो होते नहीं है, फ्लावर्स के तो अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो लीफलेट्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो फ्लावर्स में जनरेट हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली लीव्स, ठीक है। लीव्स की मॉडिफिकेशन उन्हें कहा जाता है, ठीक, सही। तो जब एक स्टेम कंप्रेस हुई, एक शूट का पार्ट कंप्रेस हुआ और उसके जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, तो उन नोड्स में जो भी बर्ड्स थे वो भी थोड़े से मॉडिफाई हो गए, वो भी नॉर्मल ग्रीन लीव्स की बजाय उन्होंने भी क्या जनरेट किए, लीफलेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफलेट्स जनरेट किए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वो जो एक बर्ड है वो जितने भी लीफलेट्स बनाता है, वो सारा जो ग्रुप ऑफ लीफलेट है एक नोड में जो भी लीफलेट्स हैं, उन सारे लीफलेट्स को हम कहते हैं एक वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप, ठीक है। तो फ्लावर में टोटल 4 डिफरेंट नोड्स होंगे और वो नोडल एरियाज होंगे 4 डिफरेंट, और उन सब में डिफरेंट डिफरेंट लीफलेट्स होंगे, ठीक, और उन सबको हम 4 वर्ड्स कहेंगे, 4 डिफरेंट वर्ड्स, ठीक। ये आपकी बुक में साइड बॉक्स में दिया हुआ है, पेज 79 पे जो फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपने रीड करना है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड की डिफिनीशन। तो फ्लावर हैज 4 डिफरेंट वर्ड्स
Generally, a flower has 4 different whorls. The outermost or the first whorl is called the calyx. ठीक है, first whorl is the calyx. It is actually it comprises of actually the green tiny leaflets. ठीक है, छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीफलेट्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट वर्ल्ड है ये. ठीक है, सबसे बाहर वाला, सबसे लोअर कह सकते हो, सबसे बाहर वाला कह सकते हो. ठीक है, और इनका काम क्या है? व्हेन द फ्लावर इज इन द फॉर्म ऑफ अ बड, जब एक फ्लोरल बड बनता है, छोटा सा बड, जैसे कि ये एक ब्रांच है, सपोज ये एक ब्रांच है और यहाँ पे एक फ्लावर ने जनरेट होना है लेटर ऑन. ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये ऐसे क्लोज्ड फॉर्म में होगा. ऐसे लगेगा कि जैसे डिफरेंट छोटे छोटे ग्रीन लीव्स ने ना इसको ऐसे करके क्लोज किया हुआ है. ठीक है, ओवरलैप होके फ्लावर को क्लोज किया, फ्लोरल बड को क्लोज किया हुआ है. तो व्हेन द फ्लावर इज इन द बड फॉर्म, दीज टाइनी ग्रीन लीफलेट्स कवर द फ्लोरल बड एंड प्रोटेक्ट द बड. ठीक है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड फॉर्म. ठीक है, उसको कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक, सही. और जो कैलिक्स के लीफलेट्स हैं, द लीफलेट्स ऑफ द कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स. ठीक है, 4-5 यूजुअली 4 to 5 इन नंबर होते हैं ये, और दे आर ग्रीन इन नंबर, ग्रीन इन कलर. ठीक है, सही. अब नेक्स्ट सेकेंड वर्ड देखें, इनर टू द कैलिक्स. कैलिक्स के नेक्स्ट क्या आता है अंडर? अब अगर मैं साथ में ड्रॉ भी कर लूँ, दिस इज द स्टेम जिसके ऊपर फ्लावर होगा. ठीक, यहाँ पे छोटी सी स्वेलिंग होती है एंड देन इस तरह से कुछ ग्रीन से लीफलेट्स होंगे. ठीक, उसके बाद ये फ्लावर का मेन पार्ट है जो हमें देखने में मिलता है. कॉमनली अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले फ्लावर की पेटल्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, सही. तो दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड यानी कि सेपल्स का. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पेटल्स. ठीक है, द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला. ठीक है, एंड it is made up of the tiny leaflets which are colorful in nature. ठीक है, colorful leaflets जिनको हम petals कहते हैं. ठीक, रेड येलो पिंक पर्पल इस तरह से इसमें कलर्स होते हैं. ठीक है, और इसका फंक्शन भी क्या है? एज द पेटल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव सेंट एंड दे हैव वेरी ब्राइट कलर्स. दे आर यूज्ड बाय द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट द पोलिनेशन एजेंट्स यानी कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स. ठीक है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को फ्लावर की पेटल्स यानी कि कोरोला इज द साइंटिफिक नेम फॉर पेटल्स. ठीक है, ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स आके इन फ्लावर्स पर सिट करें और फिर जो भी फ्लावर में पोलन्स हैं, ठीक है, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट है पोलन्स, वो पोलन्स उन बर्ड्स और उन इंसेक्ट्स की लेग्स के साथ, बॉडीज़ के साथ अटैच हो जाएं और फिर जब वो नेक्स्ट फ्लावर पर जाएंगे तो वहाँ पर वो पोलन्स ट्रांसफ़र हो गए. ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द pollination, they help for the pollination. Attract birds for pollination. ठीक है, आज हम यही 2 वर्ड्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्ड्स के हम नेम्स देख लेते हैं लेकिन इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, the third word is the Androecium.
ठीक है, एंड द फोर्थ वर्ड इज द गाइनेशियम। ठीक, the calyx and corolla are the non reproductive parts of the flower, they are supportive parts for the flower। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक, कंपल्सरी नहीं है। जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो है एंड्रोशियम एंड द गाइनेशियम, थर्ड एंड द फोर्थ वर्ड। ठीक है, सही। तो अगर ऐसा एमसीक्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और ये 4 वर्ड्स के नेम लिखे हैं या 3 वर्ड्स के नेम लिखे हैं, तो आपने एंड्रोशियम गाइनेशियम पिक नहीं करना, उनमें से कैलिक्स या कोरोला को पिक करेंगे आप। ठीक है, दोनों में से कोई एक गिवन होगा। ठीक है, या फिर इस तरह से एमसीक्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ऑप्शंस हो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द लीव्स, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन हो, तो यहाँ पर आपने याद रखना है डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व गाइनेशियम और एंड्रोशियम ही हैं। कैलिक्स एंड कोरोला support the reproduction process but they are just the helpers। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है।